हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, हाजिर हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ, जो बिल्कुल बहुत टाइम के बाद हो रहा है। मैं जानता हूं काफी लोग मुझसे नाराज होंगे। कई लोगों का ये कहना है कि भाई सर आप बहुत गैप्स में वीडियो बनाते हो, रेगुलर वीडियोस नहीं आते हैं, एक वीडियो बनाते हो उसके बाद बहुत लंबा गैप होता है अगले वीडियो तक, और हमें आपसे ही केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपके कंसिस्टेंट वीडियोस चाहिए जो कि आप नहीं देते हो। तो ये नाराजगी बिल्कुल मैं मानता हूं और वो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं बच्चों, क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अभी तक मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था रेगुलर वीडियोस को बना पाना। लेकिन चूंकि अब आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके, अब आप ही मेरी प्रायोरिटी रहोगे, ऑनलाइन एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। इसलिए अब मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं अब से, चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट वीडियोस मेरी तरफ से मिलते जाएं। और अभी भी हम केमिस्ट्री में कमांड कर लेंगे, अभी भी हम केमिस्ट्री में टॉप कर लेंगे। बस मेरे तरफ से आपको जो रेगुलर वीडियोस यहां से मिल रहे हैं उनको आप रेगुलरली फॉलो करते रहें। और ये मेरा पूरा वादा है आपसे, पूरा प्रॉमिस है आपसे कि अब से आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट वीडियोस मेरी तरफ से 9th और 10th क्लास के रेगुलर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में बच्चों। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट से। कंटेंट क्या है? सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किए थे, बहुत ईयर के स्टार्टिंग में इस बार इशू कर दिए थे। नहीं तो हर बार सीबीएसई क्या करता है, एकदम एंड में जाकर, इस टाइम पे नवंबर दिसंबर में जाकर जो सैंपल पेपर्स है उनको रिलीज करता है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया कि ईयर की स्टार्टिंग में ही 23-24 सेशन के लिए, 2023 एंड 2024 सेशन, यानी कि आपके इस सेशन के लिए सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर को पहले ही रिलीज कर दिया। आज केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के लिए हम उसी सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं बिल्कुल यह मानता हूं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई का जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो एक्चुअली यही सैंपल क्वेश्चन पेपर होता है। पूरा जो पेपर का ब्लूप्रिंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठ के वहां आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन, जिस चैप्टर से जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे, मोर और लेस उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसी मार्किंग स्कीम से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अपने मेन एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम में। तो यह सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको एक मॉक ड्रिल कराता है बिफोर अपियरिंग टू द फाइनल पेपर। तो वो मॉक ड्रिल आपके लिए करना बहुत जरूरी है, वो मॉक ड्रिल को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि मैं किस चैप्टर से किस कंसेप्ट की तैयारी बेहतर करूं ताकि मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊं, और किस चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर में जो स्कीम रहेगी, वो मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, ये मेरे को पता हो। तो ये आइडिया आपको देता है, एंड साथ ही सेकंड काम ये करता है सैंपल क्वेश्चन पेपर कि आपको ये रिवीजन देता है। आपके लिए रिवीजन एक तरीके से एक मॉक ड्रिल, आपके लिए एक सैंपल टेस्ट पेपर जैसा होता है, जिसमें आप अपना अभी तक जितना पढ़ाई कर चुके हो उसको आप देख सकते हो कि रिवीजन करके हम कितना इसमें से स्कोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यह सैंपल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक, वैसे तो उम्मीद करता हूं बहुत लोगों ने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल भी गया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। यह क्वेश्चन पेपर है बेसिकली, इसमें मैंने जो हाईलाइट करे हुए ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, जिनको मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को नहीं डाउनलोड किया है तो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ, और सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वहां डाउनलोड करके मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे। तो क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें। इफ इन केस कोई मिस आउट कर गया पेपर, तो मैं और बेहतर काम कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन पे इस पेपर का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने हाईलाइट कर लिया है, और अब हम सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करें बच्चों। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पार्ट पर? सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, identify the product which represents the solid state in the above reaction.
आपको यहां पर एक रिएक्शन करते हुए दिखा रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनके में कुछ केमिकल्स हैं, दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं और आपको उसमें सॉलिड प्रोडक्ट बताना है कौन सा होगा। चलो रिएक्शन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिएक्शन कौन सी होगी पहले ये समझ लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में है आपके पास सोडियम सल्फेट। व्हाट इज सोडियम सल्फेट? सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 और इसको मिला रहे हैं किसके अंदर? बेरियम क्लोराइड के अंदर। तो मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन नहीं है बच्चों, अपने को ये पढ़ चुके अपन ये चीज। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या करेंगे भाई? Na जो होगा वो Ba को लात मारेगा, बेरियम को लात मारेगा और Ba बदला लेगा। Ba बदला लेगा, बोलेगा सोडियम ने मेरा घर तबाह किया, मैं भी उसका घर तबाह करूंगा, मैं भी उसको लात मारूंगा। तो Na लग जाएगा Ba की जगह, Ba लग जाएगा Na की जगह। जब Na Ba की जगह लगेगा तो बनेगा NaCl, वो भी 2 मोल क्योंकि Na2 है, Cl भी 2 है, तो 2NaCl प्लस बेरियम Na की जगह ले लेगा तो ये बना लेगा BaSO4 नाम का सॉलिड प्रेसिपिटेट। सॉलिड प्रेसिपिटेट, तो बेरियम सल्फेट का सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा। सोडियम क्लोराइड सॉलिड नहीं होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड एक्वस होगा क्योंकि रिएक्शन पूरी एक्वस मीडियम में हुई है। और हमें पता है जो NaCl होता है ये घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक होता है भाई। तो ये जो नमक है ये पानी में डिसॉल्व हो चुका होगा, तो ये पानी में घुल जाएगा, तो ये आपके सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा। लेकिन जो पानी में इनसॉल्युबल रहेगा वो नीचे जाके जम जाएगा और जो नीचे जाके जमेगा वो पीपीटी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पीपीटी बनकर नीचे आ जाएगा। और उनने हमसे सॉलिड स्टेट का ही पूछा था, सॉलिड स्टेट में कौन मिलेगा? तो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संपट पड़ी बात। तो यहां पर कई बच्चे NaCl भी सोच सकते थे, लेकिन याद रखना NaCl बेटा सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा, वो एक्वस स्टेट में मिलेगा क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगा। जो सॉल्युबल नहीं होगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और वो सॉलिड फॉर्म में होगा हमारा बेरियम सल्फेट। क्लियर हो गया? तो दैट विल गिव यू BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में पीपीटी बना लेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये हमारा सेकंड बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड इन 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस किया गया है, तो आपसे यह पूछा गया है कि कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा 30 मिनट्स में जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है बच्चों। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है यहां पर समझ लो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कैसे होगी? जिंक के मेटल है, जिंक मेटल है तो जिंक का सॉलिड फॉर्म मौजूद होगा। किस में डिसॉल्व कर रहे हो? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, मतलब CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में। जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 किस में भाई? एक्वस सॉल्यूशन में। क्या करेगा ये? डिस्प्लेस करेगा। जिंक डिस्प्लेस करेगा किसको? कॉपर को। तो जिंक क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी इज मोर देन रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। भैया रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पढ़ी है और उस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। ठीक है, वो याद है ना, करीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई है। करीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन, ज़ेन मतलब जिंक, फरारी। सुनकर पटौदी भाई हंसकर कल्टी हो गए। कल्टी हो गए मतलब कॉपर, कल्टी कॉपर। तो भैया जिंक ऊपर आ गया, पहले ज़ेन और फिर कल्टी। तो जिंक पहले रिएक्ट करेगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, और कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा तो क्या देगा? ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये कॉपर सॉलिड बनेगा। अब समझो इस बात को, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ये ब्लू कलर होता है, प्रूशियन ब्लू कलर होता है। तो ये ब्लू कलर में दिखेगा आपको, ऐसा ब्लू कलर में, जिस कलर से मैंने लिखा है उसी कलर में मिलेगा। लेकिन जिंक सल्फेट यानी कि जिंक का जो भी सॉल्ट होता है बच्चों, वो कलरलेस होता है, या आप ये कह सकते हो कि वो व्हाइट कलर का होता है। मतलब उसके कोई रंग कलर नहीं होंगे, मेनली उसका व्हाइट कलर होगा। तो वहां पर आपको व्हाइट कलर मिलेगा। व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर कलरलेस थिंग, मतलब आप उसको कलरलेस एक तरीके से मान सकते हो कि डिफरेंट कलर्स ना होकर, मतलब बेरंग वाली बात हो गई ना, व्हाइट कलर।
तो वो कलरलेस के फॉर्म में जाएगा, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा और यही चीज आपको मिलेगी बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में आपको कलरलेस होगा। तो देखो, अगर व्हाइट कलर देंगे तो व्हाइट कलर भी सही आंसर होगा, कलरलेस देंगे तो फिर कलरलेस भी सही आंसर होगा। हाँ, दोनों नहीं दे सकते, वो व्हाइट और एक ऑप्शन में व्हाइट दे दिया, एक ऑप्शन में कलरलेस दे दिया, ऐसा नहीं देंगे, क्योंकि फिर दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? कलरलेस वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो जो जिंक सल्फेट बनेगा बच्चों, वो कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, और जो कॉपर सल्फेट जिससे वो बना है वो पहले ब्लू था, तो इस रिएक्शन में ब्लू कलर से व्हाइट कलर या कलरलेस सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा। संपट पड़ गई बात, क्लियर हो गया? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहना चाहता है। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट इज, आपसे पूछा गया है माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट क्या होगा? माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। अब मेरे को बताओ, बेसिक सॉल्ट में क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, ठीक है, लेकिन माइल्ड में जरूरी नहीं है कि आपको OH मिले, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो जनरली अपने पास OH रखते। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो जनरली अपने पास OH आयंस, जिसको आप हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हो, वो हाइड्रोक्साइड आयंस अपने पास रखते, हाइड्रोक्साइड आयंस रखते अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं। लेकिन जो माइल्ड नॉन करोसिव बेसिस होंगे उनमें जरूरी नहीं हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोगे, ये तो भैया स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। NaCl, ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट है, तो इसमें तो बेसिक नेचर है ही नहीं, ये बेसिकली एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जस्ट लाइक CaOH होल ट्वाइस या KOH जैसा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। बट यह सोडियम बाइकार्बोनेट, ये डेफिनेटली एक सॉल्ट है, बट ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। इसकी प्रिपरेशन में हमने देखा भी था, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड की मदद से भी बन सकता है। लेकिन माइल्ड होगा ये बहुत, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से रिप्लेसेबल आयंस नहीं होंगे OH के, और पूरे OH माइनस आयंस नहीं होंगे, तो ये माइल्ड करोसिव बेस होगा। इनफैक्ट अगर याद हो आपको, तो ये बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा बेसिकली, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप एंटासिड की तरह भी ट्रीट करते हो। जैसे आपको पेट में ज्यादा स्पाइसी खाना कभी खा लिया है, तो ये एसिडिटी को खत्म करने में भी इस्तेमाल होता है, और एसिडिटी को खत्म करने में भी इसका यूज होता है एज एन एंटासिड। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, एज अ मेडिसिन, एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपने साथ रखता है, वो भी कौन सी? एंटासिड वाली। तो ये माइल्ड करोसिव बेस होता है। और याद रखना, माइल्ड करोसिव बेस खा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खा सकते, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खा सकते हम, माइल्ड करोसिव बेस खा सकते हैं, एडिबल है, मतलब मेडिसिनल टाइप से वो खा सकते हैं एंटासिड की तरह ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारा आंसर होगा, दैट इज डी ऑप्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े इजी हैं, और उम्मीद करना कि इसी तरीके के आपको फाइनल एग्जाम में भी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि एमसीक्यूज में ही आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग करना है, क्योंकि बाकी सब में तो थ्योरेटिकल है, जितना लिख कर आओगे उतने आंसर मिलेंगे, लेकिन यहां पर कुछ लिखना नहीं है, यहां सिर्फ सही मार्क करना है आंसर। तो पूरे नंबर आपको यहां पर मिलने चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए एमसीक्यू में हमने कोई नंबर छोड़ दिया हो, नंबर हमारा स्कोर कम हो गया हो। ये सिर्फ मैं केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, ये फिजिक्स और बायो के रिस्पेक्ट में भी बोल रहा हूं, पूरे साइंस के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है, ऑन डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है किसी टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है किसी टेस्ट ट्यूब में, मतलब H2SO4 है, वो भी डाइल्यूट, ठीक है, एंड इट कंटेन्स अ मेटल X, तो मतलब उसमें आपने मेटल X कोई सा डाल दिया है। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये मेटल जो भी होगा, अगर ये H2SO4 से रिएक्ट कर पा रहा है, तो मतलब इस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी।
हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर हाइड्रोजन से कम होती तो रिएक्ट करता ही नहीं, लेकिन कर पा रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर पटौदी भाई, सुनकर पटौदी भाई, हंसकर, हंसकर मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिल गया, मतलब डेफिनेटली हाइड्रोजन से ऊपर का ही कोई मेटल है ये X, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। तो अब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये देखोगे X इसको लात मार देगा, X इस H2 को लात मार देगा, तो ये बन जाएगा क्या, X के साथ SO4 चला जाएगा और हाइड्रोजन नाम की गैस को लिबरेट कर देगा। क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। तो भैया H2 नाम की जो गैस है वो लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये X क्या करेगा, H2 को लात मार देगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। अब क्या बनेगा, X और SO4 का कोई सॉल्ट बनेगा। वो अभी बना नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता X कौन है, तो वैलेंसी का प्रॉब्लम आएगा। तो अभी आगे पढ़ते हैं। When a burning matchstick is brought near it, अच्छा, colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near to it, तो ये H2 होगा। Which of the following correctly represents metal X? अब तुम metal X पता कर लो। सल्फर हो नहीं सकता क्योंकि नॉन मेटल है, कॉपर हो नहीं सकता क्योंकि कॉपर तो इसके नीचे आता है, इसके जस्ट बाद नीचे कॉपर आता है। सिल्वर भी नहीं हो सकता क्योंकि सिल्वर तो और नीचे आता है, कॉपर के नीचे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नीचे सिल्वर। तो फिर डेफिनेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया एंड दैट इज सोडियम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहां से होगा कौन, सोडियम। तो सोडियम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया सोडियम को लेकर, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये सोडियम जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया। तो दिस इज सोडियम और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक स्क्रीनशॉट ले लो सोडियम को टिक करके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन में ए सोडियम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में ये सोडियम जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा सोडियम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यू है। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को करेक्टली कौन सा इसमें से रिप्रेजेंटेशन मिला है। सोडियम ऑक्साइड बेसिकली होता क्या है, सोडियम ऑक्साइड होता है भाई Na2O, Na2O। अब उसका ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताना है। बेसिकली इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑल्दो इसमें डॉट्स नहीं बना, इसमें क्रॉस बना दिए इलेक्ट्रॉन्स के, बट समवॉट ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसा ही है। अब इसमें होगा क्या, देखो Na जो करेगा, Na जो होंगे वो Na के आउटर मोस्ट शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन था वो एक ऑक्सीजन को दे देंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो यहां से मिल जाएगा 7 और एक इलेक्ट्रॉन उसको यहां से मिल जाएगा तो हो जाएगा 8। तो Na पर आएगा चार्ज प्लस का, इस पर भी प्लस का, और क्योंकि इस ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले तो इस पर चार्ज आएगा 2 नेगेटिव का। कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिला है, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से मिला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो 2 नेगेटिव। तो अब यहां पर क्या चीज बनेगी देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस, दोनों Na पर प्लस, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब इस पर टोटल चार्ज आएगा 2 माइनस का। तो अब स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब इसमें से देख लो Na+2 है, 2O -2 है, -2 है तो ये हो नहीं सकता, ये मतलब -2 है, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन दिए हुए तो ये हो नहीं सकता। इसमें 2Na+ है और यहां -2 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें -1 है, ये हो नहीं सकता। इसमें Na पर एक ही Na लिखा है +1 तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 Na चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, और यहां पर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका Na2O का होगा, सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन नाउ। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। आपको बताना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा एलिमेंट है जिसका क्या एटॉमिक नंबर होगा
जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। एक चीज इसमें याद रखना, इसमें थ्योरी तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी। बेसिक ऑक्साइड्स हमेशा मेटल्स के ऑक्साइड ही बनाते हैं। यह थ्योरी में मैंने पढ़ाया भी है, तुमने लेक्चर में देखा भी होगा कि जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स ऊपर स्टार बनाकर चाहो तो तुम लिख भी लो, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। यह बात बिल्कुल भूलना नहीं है। अब वो कह रहे हैं बेसिक ऑक्साइड बनेगा, मतलब डेफिनेटली यहां पर कोई मेटल का ही इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा, मेटल का। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है मेटल का नंबर। अब देखो 7 जो होता है बेसिकली वो होता है नाइट्रोजन का, जो होता है नॉन मेटल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। 17 जो होता है वो होता है क्लोरीन का, जो कि गैस होती है, वो भी अगेन इट्स अ नॉन मेटल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें मेटल की तलाश है। 14 जो होता है वो होता है सिलिकॉन का, जो बेसिकली होता है मेटलॉइड। अब मेटलॉइड्स के पास हो सकता है बेसिक नेचर भी हो, लेकिन सिलिकॉन के पास नहीं होता, सिलिकॉन बेसिक नहीं होता। ठीक है, तो सिलिकॉन के ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे तो सिलिकॉन नहीं हो सकता। बट यस 11 जो है वो होता है सोडियम 11, और 2,8,1 है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो रिलीज होंगे। सोडियम हमारा मेटल है, सोडियम हमारा मेटल है, तो डेफिनेटली यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहां पर एटॉमिक नंबर 11 आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अल्टीमेटली तुम्हें मेटल को ढूंढना था, जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनको ढूंढना था, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब सबके एटॉमिक नंबर दिए थे, निहायती लल्लू क्वेश्चन था ये, क्योंकि सबके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए या एटॉमिक नंबर दे दिए तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे इनमें से मेटल कौन है। एक ही मेटल था, 11 एटॉमिक नंबर का सोडियम, डी ऑप्शन वो करेक्ट हो गया। संपट पड़ी बात, क्लियर हो गया। लपक के इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। चले, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग 7th क्वेश्चन पे। अगेन अभी एमसीक्यूज चल रहे हैं, जब तक एमसीक्यूज चलते हैं भाई सब पेपर बिल्कुल हलवा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है मलाई की तरह एकदम आसानी से पेपर निकलेगा और फुल ऑन फुल स्कोर करेंगे। लेकिन आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, तो उस पर भी मेहनत करनी है। आते हैं उस पर, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एलिमेंट M, कोई एलिमेंट M है जिसके 50% इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है थर्ड शेल में एज इन द सेकेंड शेल। अच्छा, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं? सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, राइट? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे होंगे। सर एक मिनट, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरे क्यों भरे होंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो कह रहे हैं थर्ड शेल में 50% इलेक्ट्रॉन भरे सेकेंड शेल के। तो भाई साहब अगर आप थर्ड शेल में आ चुके हो तो डेफिनेटली आपने सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे भर दिए होंगे ना। बात संपट पड़ी। अगर आप थर्ड शेल में आ गए हो तो सेकेंड शेल में तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए होंगे ना, और सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब पहली शेल भी कंप्लीट हो गई 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरी शेल भी कंप्लीट हो गई 8 इलेक्ट्रॉन से, एंड थर्ड शेल में 50% इलेक्ट्रॉन से सेकंड के। 50% मतलब आधे, 8 का आधा है 4, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,4। द एटॉमिक नंबर ऑफ M, ऐड कर लो दोनों को, कितना हो गया? 14। सिलिकॉन की बात कर रहे हैं भैया, 14, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? लल्लू क्वेश्चन था, लल्लू। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो पहले तो तुम अपने एग्जामिनेशन हॉल में टेबल से उठ के थोड़ा नाचना, ऐसे डांस करना कि इतना लल्लू क्वेश्चन, इतना लल्लू पेपर दिया, फिर सॉल्व करना। हाँ, डांस इतनी देर मत कर लेना कि पेपर का टाइम ही निकल जाए, ठीक है? इतनी खुशी भी मत मना लेना, पहले पेपर पूरा सॉल्व कर लेना, फिर नाच गा लेना, क्योंकि बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट लपक लो जल्दी से इसका, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन के बाद जल्दी आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पहले स्क्रीनशॉट लपक लो। ओके, लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है असर्शन रीजन। कई बच्चों की यहां पर हवा टाइट हो जाती है, असर्शन रीजन उनको संपट नहीं पड़ता, मतलब करना क्या ये तो पता है, लेकिन वो असर्शन रीजन में ना कंफ्यूजन सी आ जाती है कि सर कुछ 2-3 ऑप्शन उसमें सही से लगते हैं,
कई बार ऐसा लगता है दोनों सही है और असर्शन सही, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है रीजन का। कई बार ये लगता है कि नहीं एक पॉइंट कोई गलत है, या तो असर्शन गलत है या रीजन गलत है, लेकिन सर कंफ्यूजन है। इसको दूर करने के लिए एक ही काम करना है, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही तुम्हें असर्शन रीजन पे कमांड दे सकती है। देखो, असर्शन और रीजन में अगर कोई कनेक्शन बन रहा है और रीजन का जो स्टेटमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है असर्शन में बोले गए स्टेटमेंट को, तो फिर ऑप्शन ए सही होगा। असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बट अगर मानकर चलो रीजन और असर्शन दोनों सही हैं, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है उन दोनों के बीच में, तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। यह तुम्हें बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ पड़ी? बस बच्चों को ये ए और बी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये तुम्हें कनेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या असर्शन के स्टेटमेंट में और रीजन के स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन है भी कि नहीं है। वो तुम्हें बताएगा कौन सा ए ऑप्शन सही होगा कि बी। सी और डी में जनरली प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, चले। अब लिखा है यहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन, असर्शन में लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। भैया रस्टिंग ऑफ आयरन को वो बोल रहे हैं हमें हीट देनी पड़ेगी तब होगा। ये कब से होने लगा भाई? हमारे घर के बाहर लोहा पड़ा हुआ है, आंगन में, घर के बाहर दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, छत पे पड़ा हुआ है, उसमें अपने आप जंग लग रही है। कोई रोज उसको हीट थोड़ी ना दे रहा कि हीट दे देते तुम रस्टिंग करो। कौन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा कि लोहा खराब करना है, उसके लिए हम अपनी मेहनत भी कर रहे हैं और लोहे को खराब भी कर रहे हैं। भाई वो लोहा खुद से खराब हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। कोई लोग बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा होगा। अरे नहीं भैया, ठंडी के मौसम में भी वो जंग लगेगी उसमें, गर्मी में नहीं, ठंडी के मौसम में और बारिश के मौसम में तो और तेजी से लगेगी जंग, उसमें रस्टिंग तेज होगी। इट मींस इट इज नॉट एन एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये गलत है। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। ये बिल्कुल सही है। अगर रिएक्शन बहुत स्लो होगी तो रिलीज ऑफ हीट जो होगा वो बहुत रेयरली होगा जो आपको दिखाई देगा, वरना आपको हीट नहीं दिखाई देगी अगर स्लो रिएक्शन होगी। तो ये सही है। तो आप ये कह सकते हो असर्शन इज फॉल्स, assertion is false but reason is true। तो assertion is false but reason is true। तो ये आपका ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से सी। तो ये ऑप्शन सी होगा। एक बार पढ़ लेना उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, उसमें गलती मत करना, बट जनरली ये सी ऑप्शन होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो दिस वाज 8th क्वेश्चन और यहां पर हमारे एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं किस पर? अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो लेट्स डिस्कस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट पर बात करेंगे। चले भैया, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन हो चुके हैं। अब आते हैं अपन कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर जब हम आएंगे तो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखने का मेथड पता होना चाहिए। कई बच्चों की यहां पर गलती होती है। कई बच्चे, आपने देखा होगा, आप क्लास में भी कभी ऑब्जर्व करना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत टॉपर होते हैं और क्लास में जब भी टीचर उनसे कुछ पूछता होगा तो सबसे पहले उनका ही हाथ उठता होगा, या उनका परमानेंटली वो हाथ उठा ही रहता होगा कि हम ही बताएंगे इसका आंसर। लेकिन और कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो बिल्कुल आंसर नहीं देते होंगे। लेकिन कई बार आपको ये शॉक लगेगा रिजल्ट आने पर, एग्जाम का रिजल्ट आने पर, कि जो आपकी क्लास में बहुत सारे सवालों का जवाब देता था, जो टॉपर था, वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, और जो बहुत कम आंसर दिया करता था या कभी कभी देता था कभी आंसर नहीं देता था, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो वो क्यों वेरिएशन होता है? उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि उनने आंसर लिखने का जो तरीका था, जो आंसर उनने लिखा था, जिस तरीके से लिखा था, वो तरीका डिफरेंट था। और कई बार वो चीज होती है जब हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको बड़ा आलस आता है लिखने में। सर मैं सुना देता हूं ना, मैं बोल देता हूं ना, मैं आपको बता देता हूं, सर मैं आपको समझा देता हूं, सर लिखने का मत बोलो। अब आप समझो इस बात को, जब आप इवैल्यूएटर को अपनी कॉपी देते हो, बोर्ड एग्जाम्स लिखने के बाद एग्जाम की जो कॉपी देते हो, तो आप उनको अपनी कॉपी ही देते हो, आप उनको अपना दिमाग नहीं देते हो। तो भले तुम्हारे दिमाग में पूरा कंसेप्ट पता हो तुम्हें उस क्वेश्चन का, तुम्हें अपने दिमाग में पूरा थ्योरी का पूरा एक लॉजिक, पूरा चीजें समझ आ गई हो, लेकिन कैसे तुम्हें उसको पेपर में लिखना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इवैल्यूएटर के पास तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा भाई, इवैल्यूएटर के पास फिर सिर्फ वो एक कॉपी जाएगी और वो कॉपी में से ही वो जज करेगा कि तुम्हें कितना आता है। इसके लिए तुम्हें लिखने की आदत बनानी पड़ेगी और लिखने का मेथड सुधारना होगा और उसको बहुत अच्छा रखना होगा। तो यहां पर वर्ड लिमिट पे ध्यान देना होगा। लिखने की कुछ आदतों में टिप्स बताऊंगा, हालांकि मैं लिखने की आदत पे एक वीडियो अलग से बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जस्ट बाय डिलीवरिंग द राइट आंसर टू द राइट क्वेश्चन, जस्ट बाय राइटिंग द राइट आंसर, लॉजिकल आंसर, वर्ड टू वर्ड आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन उसके कुछ टिप्स हैं, जैसे वर्ड लिमिट पर आपको ध्यान देना है। कई बार होता है 1 मार्क के क्वेश्चन को हम 10 लाइनों में लिख कर आते हैं और 5 मार्क के क्वेश्चन को हम 3 लाइनों में ही खत्म कर देते हैं। आपको वर्ड लिमिट देखनी है प्रोपोर्शनली कि वो किस मार्क्स के हिसाब से, किस मार्क्स के लिए कितना वर्ड लिमिट जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाता है बच्चे को आगे का पता है कि नहीं पता है। तो कई बार पूरा आंसर वो चेक नहीं करते, वो जस्ट ब्लाइंडली उस पर नंबर भी दे देते हैं जस्ट स्टार्टिंग देखकर। तो वो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमें, जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखें तो ये आंसर को लिखते वक्त हमें ध्यान देनी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ड्राई HCl is added to zinc granules. How will you prove that the chemical change has taken place? Support your response with 2 arguments. आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स देने बेसिकली कि आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन हो गई है, आपको पता कैसे चलेगा। पहले रिएक्शन तुम खुद समझ लो, नहीं तो क्या होगा, रिएक्शन तुमने खुद ही नहीं समझी तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। HCl ले लिया भैया तुमने डाइल्यूट और इसको कर दिया जिंक ग्रैनुअल्स इसमें ऐड। जिंक HCl, ये रिएक्शन अभी हम देख चुके हैं, ZnCl2 बनाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, MCQ में भी ऐसी रिएक्शन ही थी। ऐसी क्या मतलब, यही रिएक्शन थी। तो ZnH को डिस्प्लेस करेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आपको कुल मिलाकर एक सॉल्ट यहां पर बनना है जिंक क्लोराइड का, और यहां पर आपको मिलेगी हाइड्रोजन नाम की गैस। तो यह आपको मिलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन नाम की गैस। तो यह हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है। गैस का जब भी इवॉल्व होगी तो हम इसका एक टेस्ट कर सकते हैं कि हम बर्निंग मैचस्टिक इसके पास ला सकते हैं। बर्निंग मैचस्टिक जब इसके पास लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉप साउंड मिलेगा। तो जो पॉप साउंड होगा उससे पता चलेगा कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस है। दूसरा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको कलरलेस मिलेगा, क्योंकि जिंक का जो सॉल्ट होता है वो कलरलेस होता है। तो सेकंड आपको कलर में चेंज मिलेगा। कलरलेस अगर आपको सॉल्ट मिल रहा है तो भी आप समझ जाना कि यहां पर रिएक्शन हो चुकी है। तो इंडिकेशन क्या इन रिएक्शंस का, पहला है गैस का इवोल्यूशन, क्योंकि यहां पर गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन नाम की गैस। चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो, बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल लाओगे, एक पॉप साउंड सुनाई देगा जो ये साबित करेगा कि वहां पर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, कलरलेस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि यहां पर एक ऐसा सॉल्ट बन रहा है जो कलरलेस सॉल्ट होता है, ZnCl2। तो वो आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा, और यही 2 ऑब्जर्वेशन आपको अपने सपोर्ट में लिखने, यही 2 ऑब्जर्वेशन आपको अपने सपोर्ट में लिखने। क्लियर हो गया। तो मैंने अभी क्वेश्चन को समझाने का पार्ट किया है, लिखने का पार्ट मैं अभी आप पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल समझाने का पार्ट खत्म हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। The given reaction shows one of the process to extract the metals like iron and manganese. आयरन और मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करने का ये एक प्रोसेस है जो एक रिएक्शन में बेसिकली बताया गया है। रिएक्शन क्या है समझ लो। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एल्यूमिनियम से रिएक्ट करना है। डेफिनेटली एल्यूमिनियम जो होगा वो मैंगनीज को डिस्प्लेस करेगा, तो मैंगनीज अकेला निकल जाएगा, मैंगनीज अलग फॉर्म में निकल जाएगा। एल्यूमिनियम विल गिव यू Al2O3 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान है। मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है सुन लेते हैं। गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, जिस रिएक्शन में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट मिले, बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट इवॉल्व हो, निकल जाए, उसको आप बोलते हो थर्माइट रिएक्शन। और मैं आपको बताऊं, इस रिएक्शन में इतनी हीट निकलती है कि जो मेटल अकेला मिलना है वो पिघल जाता है।
क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका होता है, क्योंकि वो कहते हैं इतनी हीट निकल रही है कि ये इतनी हीट मेटल को मिल रही है, इस मेटल को मिल रही है, ये मेटल है मैंगनीज, इसको नहीं, ये तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये तो कंपाउंड है, ये मेटल नहीं है, ये है मेटल अकेला मैंगनीज, जो अलग हो गया था ऑक्सीजन से जब एल्यूमिनियम ने उसको लात मारी थी। तो ये मैंगनीज उतनी हीट लेकर खुद को मेल्ट कर देगा, पिघल जाएगा खुद में, और पिघल जाएगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट निकले, इतनी हीट निकले कि जो मेटल ऑब्टेन हो रहा है वो मेल्ट हो जाए और लिक्विड फॉर्म में निकल जाए, ऐसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विच इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड रिलीजेस a large amount of energy, a large amount of heat energy, so that the metal obtained gets melted and obtained in the liquid form, then such reactions are known as thermite reactions. तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इनफैक्ट एक रिएक्शन और है जिसमें एल्यूमिनियम को ही हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड को हटाने के लिए, और उसमें आयरन ऑक्साइड से आयरन को निकालने के लिए, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और इतनी हीट क्या करती है, आयरन को पिघला देती है, मेल्ट कर देती है। तो आयरन वहां पर भी हमें लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में मिलता है, मोल्टन फॉर्म मेनली उसको कहते हैं, लिक्विड फॉर्म को, तो वो मोल्टन फॉर्म में हमें मिलता है। और इतना हीट मिलने से जो आयरन पिघला हुआ निकलता है मोल्टन फॉर्म में, उसे हम वेल्डिंग जहां करनी होती है वहां पर तुरंत डाल देते हैं। मतलब जहां हमें वेल्डिंग करनी है, जैसे सपोज करो वेल्डिंग कहां करनी है, 2 रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करना है, 2 रेलवे ट्रैक से उनको ज्वाइन करना है, तो वो रिएक्शन हम वहीं कर लेंगे, जहां रेलवे ट्रैक्स होंगे उसी के बीच में रिएक्शन कर लेंगे, ताकि जो आयरन तुरंत निकले, वो पिघला हुआ आयरन निकलेगा, वो रेलवे ट्रैक्स के बीच में फिल हो जाएगा, और ठंडा होने पे सॉलिड हो जाएगा, तो रेलवे ट्रैक्स जुड़ जाएंगे। ऐसी कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को हम थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस मैंने अभी तुम्हें बताई है, इसको हम थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं, TW इन शॉर्ट। इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आगे, अगर इंजीनियरिंग परस्यू करते हो तो थर्माइट वेल्डिंग इसे कहते हैं। बट ये रिएक्शन हो गई थर्माइट रिएक्शन, इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थर्माइट हो गई, क्लियर हो गया। तो जिसमें ज्यादा अमाउंट की हीट निकले, इतनी अमाउंट की हीट निकले कि जो मेटल मिल रहा है आपको वो मोल्टन फॉर्म में मिले, लिक्विड फॉर्म में मिले, तो उसको हम कहेंगे थर्माइट प्रोसेस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन। आपको ये बताना है सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है अबव रिएक्शन में। रिएक्शन में तुम देखो, MnO2 के पास पहले ऑक्सीजन था, MnO2 में पहले ऑक्सीजन था, बाद में Al ने धक्का दे दिया, तो Mn के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन किसके पास आ गया है, Al2O3 के पास आ गया है, राइट। तो कुल मिलाकर आप देखो तो MnO2 से ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो मतलब MnO2 ने खुद को रिडक्शन किया है, मतलब इसने अपने आप को रिड्यूस किया है, रिड्यूस्ड, रिडक्शन। एल्यूमिनियम ने उस ऑक्सीजन को गेन करा, एल्यूमिनियम ने जब उस ऑक्सीजन को गेन करा तो Al2O3 बना लिया, मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इसका मतलब इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है, इसने अपना ऑक्सीडेशन किया है, यानी कि एल्यूमिनियम हैज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इसने ऑक्सीडाइज किया है, क्लियर हो गया। तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड Al इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड देयरफॉर द होल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो पूरी रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज MnO2 एंड द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज Al। ठीक है, तो ये MnO2 रिड्यूस हो रहा है और Al अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लियर हो गया। और याद रखना बच्चों, मैं हर बार बोलता हूं इन क्वेश्चंस में, जिसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसमें हमेशा आंसर आपका रिएक्टेंट में से ही होगा। कोई प्रोडक्ट ऑप्शंस में हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट में कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाले तो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होकर बन चुके हैं, वो तो घटना होने के बाद की बात है। आपको ऑक्सीडाइज जो करेंगे या जो रिड्यूस करेंगे वो रिएक्टेंट में से ही कोई होगा, तो इसका आंसर हमेशा रिएक्टेंट में ही छुपा होता है, ये बात याद रखना। कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक और इसमें दिया हुआ है, गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शन। एल्यूमिनियम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, और एल्यूमिनियम ज्यादातर मेटल जिनको हम थर्माइट प्रोसेस से निकालते हैं उनसे ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज, फिर से एक बार और, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर, पटौदी भाई,
हंसकर बस कल्टी हो गए, आज जो दिलाऊं तुम्हें गोल्ड और प्लैटिनम, उसके बाद है ये एल्यूमिनियम बहुत अच्छा है, मिडल ऑफ द सीरीज में भले है, लेकिन कम से कम इन मेटल ऑक्साइड्स को तो वो रिड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको थर्माइट प्रोसेस में हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये काम आपकी मदद कर सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और किसको डिस्प्लेस करेगा? अपने से नीचे वाले मेटल के कंपाउंड्स को, अपने से नीचे वाले मेटल के सॉल्ट्स को या ऑक्साइड्स को, ठीक है। तो यहां पर देखो किसको किया, मैग्नीज, मैग्नीज इसमें नीचे होता है, ये मैग्नीशियम है, ऊपर नहीं है, ये मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज इसके नीचे है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हमें मैग्नीज नहीं दिया है, बट वो इसके नीचे ही आएगा एल्यूमिनियम के। डन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन हो चुका है। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अभी सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनके आंसर लिखने के तरीके में हम अलग से देखेंगे, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के दो पार्ट है, मेनली दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं भाई। यहां पर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है, जब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर में, नहीं आप बोलते हो यार ये चलो ये अच्छा है, ये नहीं बन कर पाऊंगा, ये कर लूंगा मैं, है ना। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन पर हमेशा हमें नजर रखनी पड़ती है एग्जाम में, कहां पर है, किस जगह पर है, जहां हमें कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, जहां हमारा मोरल डाउन हो रहा है, हम तुरंत इन क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे जहां ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलो मैं तो दोनों बताऊंगा, देखते हैं। एन एलिमेंट M विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 कंबाइन सेपरेटली विथ Cl-। अच्छा, एक एलिमेंट M है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, अगर यही कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। कंबाइन सेपरेटली विथ Cl- एंड SO4-2 एनायंस, ठीक है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं अपना आंसर भी बनाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। एक रफ सॉर्ट ऑफ आंसर बताना चल रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और देखो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, एज सून एज यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन यू शुड स्टार्ट राइटिंग और यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर द सॉल्यूशन एज वेल। तुम्हें उसके सॉल्यूशन को भी लिखने या उस पर काम करना चालू कर देना चाहिए जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ना चालू करो, क्योंकि क्या होता है जनरली जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो हमें शुरुआत में क्वेश्चन समझ में आता है, हमारे मन में एक सॉल्यूशन तो बनता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम कंफ्यूज होने लगते हैं। उसके लिए तुम सॉल्यूशन पे लिखना चालू करो, उसको मन में बनाना मत चालू करो, उसको लिखना चालू करो। तो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूं और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे अपना रफ सॉल्यूशन फॉर्म करता जा रहा हूं। तो एल्यूमिनियम है ये मुझे पता चल गया, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनेगा, और सल्फेट से रिएक्ट करेगा SO4-2 आयन से अगर करेगा तो Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। Predict with suitable reason the nature of the bond formed by the element M in general. How will the electrical conductivity of the compounds formed vary with respect to M? बहुत सिंपल है, पहले वो पूछ रहा है नेचर ऑफ द बॉन्ड, आप बताओ। नेचर ऑफ द बॉन्ड बहुत सिंपल है, इट विल गोइंग टू गिव यू एन आयोनिक बॉन्ड। क्यों आयोनिक बॉन्ड? क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, 2,8,3 कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज करना चाहता है। किसको लूज करेगा? एक तरफ है क्लोरीन जो नॉन मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इसको 3 क्लोरीन चाहिए, इसलिए मैंने AlCl3 बना दिया। सेम एल्यूमिनियम है, ये फिर से 3 लूज करेगा और SO4-2 को देगा, क्योंकि SO4-2 के पास माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब जाकर वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा। तो ये 3 देगा, ये 2 गेन करेगा, ऐसा होगा नहीं, इसलिए हम 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए मैंने SO4 को होल थ्राइस कर दिया और एल्यूमिनियम को ट्वाइस कर दिया। क्लियर हो गया? अब वो बोल रहा है हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड वेरी विद रिस्पेक्ट टू एम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं अनडाउटेडली, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस बनते हैं बच्चों, और जहां पर आयंस बनेंगे वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100% देखने को मिलेगी। तो यहां पर आयोनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयंस बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन कौन सा आयोनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा? बहुत सिंपल सा फंडा है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे।
तो मतलब जिसके ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। अब सुनो, पहला था मेरे पास AlCl3 जिसको कंपेयर करने को बोल रहे थे, और दूसरा था मेरे पास Al2SO4 होल थ्राइस। AlCl3 को मैंने एक्वस मीडियम में डाला क्योंकि आयंस बनाने हैं ना भाई, और आयंस बनाने तो एक्वस मीडियम होना चाहिए। तो इसने बनाया एक एल्यूमिनियम +3 का आयन और एक बनाया 3 Cl- के आयन। तो एक आयन इसका बना और 3 आयन इसके बने। टोटल आयंस आर 4 आयंस। टोटल कितने आयंस बन गए? 4 आयंस। इसको देखो, इसको हमने एक्वस मीडियम में डाला, राइट। एल्यूमिनियम के 2 आयंस बनेंगे, दोनों के पास +3 होगा क्योंकि Al2 है, और SO4 का -2 बनेंगे, लेकिन 3 आयंस बनेंगे क्योंकि मैंने 3 आयंस ले रखे हैं, तो 3SO4 -2। इसके 2 आयंस, इसके 3 आयंस, कुल मिलकर देयर विल बी 5 आयंस। कितने आयंस? 5 आयंस। तो ये 5 आयंस हो गए। जाहिर तौर पर इसके आयंस की संख्या ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी से ज्यादा होगी, मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ किसकी? Al2SO4 होल थ्राइस will be more than the electrical conductivity of AlCl3 because of the presence of more ions. Because of the presence of more आयंस। तो जिसके आयंस की संख्या ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो Al2SO4 होल थ्राइस के अंदर 5 आयंस है तो उसकी कंडक्टिविटी AlCl3 से ज्यादा होगी क्योंकि AlCl3 के पास सिर्फ 4 आयंस थे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? पक्की बात? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर था, एक नया कंसेप्ट, एक नया लॉजिक आपको देकर गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो ये क्वेश्चन हमको सिखाकर भी बहुत कुछ गया है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, हालांकि इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका और पार्ट भी अपन सॉल्व करते हैं, और पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि कुछ सिखाकर गया है, और सिखाकर किसके बारे में गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है बेसिकली ये, तो इसको समझते हैं। रहमत क्लासिफाई द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन। अच्छा, मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन है, तो मीथेन है CH4 और क्लोरीन की रिएक्शन है, तो भैया यहां पर कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हर एक H एक Cl से रिप्लेस होगा। वो H किसके साथ जाएगा? दूसरे Cl के साथ HCl बना लेगा और वो Cl उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, बिल्कुल सही है। एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो बोल भी दिया ने कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहां सनलाइट होगी, सनलाइट को हम HNu से डिनोट कर सकते हैं या UV रे से डिनोट कर सकते हैं। सपोर्ट रहमत्स व्यू विद सुइटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक H एक Cl को लेकर जाएगा तो यहां पर बन जाएगा एक बाय प्रोडक्ट HCl, लेकिन एक H चला गया तो फिर यहां पर बना CH3 और उस H की जगह एक Cl ने ले ली तो ये बन गया CH3Cl। इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ये हो गया हमारा क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई क्लोरोमीथेन। हालांकि अगर इसमें बच्चों क्लोरीन एक्सेस में बोल दिया, जो कि वैसे बोला तो नहीं है, लेकिन अगर बोल देते एक्सेस में क्लोरीन है, नहीं बोला तो अपने को इतना ही छोड़ना है, लेकिन अगर बोल देते एक्सेस में क्लोरीन है तो फर्दर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका फर्दर क्लोरीनेशन होगा। फर्दर क्लोरीनेशन होगा का मतलब क्या है? हमारे पास बन गया क्लोरोमीथेन CHCl3, इसको फिर से हम Cl2 गैस देंगे क्योंकि अभी इसमें CH3Cl
CH3Cl है, इसको फिर से हम क्लोरीन गैस देंगे क्योंकि एक्सेस में, इसको बोला गया कि एक्सेस में, तो ये क्या करेगा, फिर से एक H को हटा देगा और H को किसके साथ में हटाएगा, Cl के साथ लगाएगा, HCl, और एक Cl और इसकी जगह ले लेगा, तो ये बनेगा CH2Cl2। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। दो क्लोरीन है ना, तो इट बिकम्स डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, फिर से देखो, क्योंकि अभी भी इसमें H है, तो अभी तुम एक और बार रिप्लेसमेंट कर सकते हो। CH2Cl2 को फिर से Cl2 दे दिया, किसमें, एक्सेस में, क्योंकि ये है, तो ये एक और H को हटा देगा, सारी रिएक्शन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। CHCl3 प्लस अगेन HCl, इसको तुम कहते हो ट्राइक्लोरोमीथेन। इन शॉर्ट इसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन कह लो या क्लोरोफॉर्म कह लो, ये CHCl3 भी आपको यहां पर मिल जाएगा। और एट लास्ट इसमें भी अभी एक H है, तो एक और बार रिएक्शन हो सकती है, एक और बार रिएक्शन। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब CHCl3, जिसको क्लोरोफॉर्म कह रहे हो, उसको फिर से Cl2 दे दो, क्योंकि ये बहुत था, तो इसमें एक H फिर जो बचा है वो आखिरी बार रिप्लेस होगा, और वो H जाएगा Cl के साथ, एक Cl के साथ HCl, और जो दूसरा Cl है वो इसकी जगह आएगा, तो क्या बनेगा, CCl4। इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका नाम होता है पायरीन। इसको पायरीन कहते हैं। पायरीन इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया ये आग बुझाने के काम करता है। फायर मतलब फायर, और इन मतलब टू एक्सटिंग्विश। किसी भी आग को लगे, चाहे वो लैब में लगे चाहे कहीं बाहर लगे, उसको बुझाने में CCl4 यूज होता है। और ये कई बार पूछा जाता है कि सोडियम से अगर लैब में कभी आग लग जाए, सोडियम हमें पता है ना बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, हवा में रखोगे तो विस्फोट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो हवा में जो मॉइस्चर होता है उससे वो रिएक्ट कर लेता है और बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करता है कि आग पकड़ सकता है। इसलिए उसको कहते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, ताकि एयर से बचा सके, मॉइस्चर से बचाया जा सके। लेकिन मान लो किसी ने निकाल लिया और उसमें लैब में आग लग गई, तो किससे बुझाओगे, पानी मत डाल देना, वो पानी से तो आग लगी है, पानी को डाल दोगे तो वो आग और भड़क जाएगी भाई साहब। ठीक है, हाँ, या तो तुम फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स देख लेना, तुम्हारी लैब में जरूर होंगे, वो सिलेंडर से बुझा सकते हो, या फिर तुम अगर लैब के सामने केमिकल्स के पास खड़े हो, लैब में केमिकल्स के पास खड़े हो, तो तुम इसको ढूंढना, CCl4 लिखा होगा वहां शीशी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको डाल देना, तो वहां पर लगी हुई आग को वो बुझा देगा। ठीक है, क्योंकि ये फायर को, आग को बुझाने का काम करता है। और इससे पहले जो क्लोरोफॉर्म था, वो क्लोरोफॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किडनैपिंग के लिए। हाँ, वो रुमाल में डाल के सुंघाना पड़ता है, तब तो बेहोश होकर उठाकर जाओगे बॉडी को, संपट पड़ी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये हो गया इसका पूरा क्वेश्चन। इसमें सारी रिएक्शन पहले से बैलेंस थी, ऐसा नहीं है मैंने कोई बैलेंस करी है, पहली रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर उन्होंने कह दिया क्लोरीन एक्सेस में है, तो फिर आगे फर्दर क्लोरीनेशन करते चलना, काम कुछ नहीं करना, एक H को हटाना, वो एक क्लोरीन के साथ HCl बनाने चला जाएगा, और चूंकि वो H हट गया है तो उसकी जगह वापस एक क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसका सेकंड पार्ट और पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी देख लो भाई, इसको भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, और पार्ट पे आते हैं। इसका और पार्ट, बी पार्ट इसका क्या कहता है, मतलब और पार्ट नहीं है, सॉरी, ये बी पार्ट है। बी पार्ट इसका क्या कहता है समझ लेते हैं। क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। हाँ, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, हमने पढ़ा है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में ब्राइन सोल्यूशन होता है। व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। नमक के पानी को, सिंपल शब्दों में बोलूं तो नमक के पानी को हम ब्राइन कहते हैं। तो NaCl एक्वस मीडियम में लेना, इलेक्ट्रोलिसिस करना, आपको एक तरफ मिलेगी क्लोरीन गैस, एक तरफ मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और बीच में आपको मिलेगा NaOH। तो NaOH भी बन जाएगा, वो एल्कली हो गया, क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी, वो क्लोरीन गैस जो हो गई वो क्या हो गई आपकी क्लोरीन गैस हो गई, तो वो हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन गैस भी बन रही है, एल्कली क्योंकि NaOH भी बन रहा है, तो इस प्रोसेस को आप कहोगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस यहां पर होगा।
Write the chemical equation to represent the change. Identify the other products formed in the process and give one application of each. ठीक है, बता देते हैं. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस वो बेसिकली पूछ रहा है. यहां देख लो, क्लोर एल्कली प्रोसेस. ठीक है, देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस में ब्राइन सोल्यूशन ले लो, NaCl, एक्वस, और इसको कर मारो इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस ये अपन ने करा इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, क्या होगा देखो, जो केटायंस होंगे वो दो होंगे, एक होगा Na+ और एक होगा एक्वस से, तो पानी का भी, पानी का कौन, H+. एनायंस भी दो होंगे, एक होगा Cl- जो इससे निकलेगा और एक पानी से निकलेगा OH-. कैटायंस भागेंगे कैथोड पर, लेकिन उनमें से कौन भाग पाएगा, H+ भाग जाएगा और अपने आप को रिड्यूस कर लेगा. Na+ नहीं भाग पाएगा, तो Na+ वहीं सोल्यूशन में रह जाएगा. एनायंस भागेंगे एनोड पर, तो दो एनायन से कौन है, Cl- OH-, कोई एक ही पहुंचेगा. कौन पहुंचेगा, Cl- पहुंचेगा, क्योंकि OH- उतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे जितना Cl- करेगा, तो Cl- एनोड पर पहुंचेगा. और OH का क्या होगा, वो वहीं सोल्यूशन में रह जाएगा. बाद में Na और OH मिलकर सोल्यूशन बना लेंगे, तो यहां पहले बनेगा NaOH, ये इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों की वजह से. कैथोड पर कौन भागेगा, H+ आयन. H+ आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है. तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बनाएगा. वो वेट करेगा एक और H+ के आने का, पीछे से एक और H+ आएगा, क्योंकि H+ तो आते जाएंगे कैथोड पर, बहुत सारे H+ है हमारे पास. वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो भी H बनाएंगे. एट लास्ट H और H मिलकर H2 गैस बनाएंगे. तो H2 गैस यहां से रिलीज होगी और ये होगा कैथोड पर, ये होगा कैथोड पर. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. सेकेंड, थर्ड जो एनायन है वो है क्लोरीन, जो एनोड पर भागेगा. एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस. जैसे कैथोड पर होता था रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन, वैसे एनोड पर होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, दैट इज ऑक्सीडेशन. Cl- है, Cl- बोलेगा मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको लूज कर देता हूं, मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, तो Cl- Cl बन जाएगा, माइनस हट गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. ये Cl क्या करेगा, पीछे से एक और Cl- के आने का इंतजार करेगा. वो Cl- भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब वो भी Cl बन गया. ये Cl और दूसरा Cl मिलकर Cl2 गैस बनकर उड़ जाएंगे, तो क्लोरीन गैस बनकर हवा में उड़ेंगे. और ये कहां होगा, ये होगा एनोड पर. कैथोड पर हो गई हाइड्रोजन गैस, एनोड पर हो गई क्लोरीन गैस. कैथोड पर हो गई हाइड्रोजन गैस, एनोड पर हो गई क्लोरीन गैस. समझ में आया, क्योंकि इसमें एक एल्कली, एक बेस बनता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है. वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली कहते हैं, तो ये एक एल्कली हो गया. और एक क्लोरीन गैस बन गई, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर एल्कली प्रोसेस. अब ये NaOH एक बेस होता है, तो बेस के बहुत सारे यूजेस है. आप इसको वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सब के बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. हाइड्रोजन गैस, आपको पता है हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे यूज है. फ्यूल सेल में आप हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हो. बहुत लाइटर गैस होती है, ये लाइट वेट की गैस होती है, तो इसको आप बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हो. क्लोरीन गैस, हमको पता है एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन गैस के पास होती है. स्विमिंग पूल्स में आपको पता है क्लोरीन डाला जाता है ताकि उसके जितने भी जर्म्स है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो खत्म हो जाए. तो ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो क्लोरीन गैस वहां यूज हो सकता है. ठीक है, तो ये यूजेस आपको इनके बताने थे, लेकिन यूजेस से ज्यादा जरूरी थी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए. क्लियर हो गया बच्चों? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे. यहां पर हमारा ये वाला इसका बी पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, जल्दी से. तो उम्मीद कर रहे हैं सारी कंसेप्ट तुमको समझते हुए, समझाते हुए चल रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे. अगर इनकेस कोई भी डाउट है तुमको, बेहिचक तुम यहां पर वीडियो के कमेंट में जाकर लिख सकते हो. काउंट ऑन मी, मैं जब ये वीडियो अपलोड होगा तो पूरे कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा.
और ऐसा नहीं एक दिन ही पढ़ूंगा, उनको फ्रीक्वेंटली मैं पढ़ता रहूंगा, तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं करूंगा, या तो वहीं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कोई वीडियो में अगर मेरे को लगता है कि वो बताना जरूरी है तो मैं कोई वीडियो रिलीज करने के दौरान भी वो बता दूंगा, ताकि इस बहाने तुम अगला वीडियो भी मेरा जरूर देखो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, अब इसका और पार्ट आया, अब इसका सेकंड पार्ट आया और पार्ट, मतलब वो फर्स्ट में ना ए और बी दोनों कंपलसरी थे, वो दोनों करने थे। अब ये अलग पार्ट है, जिसको आप चाहो तो कर सकते हो, जिसको नहीं चाहो तो मतलब फिर नहीं चाहो तो वो वाला कर सकते हो। ठीक है, चलो। Rena, while doing a certain reaction, observed that heating of substance X with vinegar-like smell with the substance Y, which is used as an industrial solvent in presence of concentrated sulfuric acid on a water bath, gives a sweet-smelling liquid Z. Conversion है बहुत सारा। Rena कोई स्टूडेंट होगा, while doing certain reactions, observed that heating of a substance X with vinegar-like smell with a substance Y. सब्सटेंस एक्स को एक विनेगर लाइक स्मेल सब्सटेंस वाई से हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ वाटर बाथ, गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेड। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेड। एक बात तो कंफर्म है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड मुझे पता है जेड ये एक ईस्टर होता है, और मुझे ये भी ईस्टर के अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स में ये इस्तेमाल होता है, स्वीट स्मेलिंग होती है। ठीक है, परफ्यूम और डिओड्रेंट में इस्तेमाल होता है। और मुझे यह भी पता है कि ईस्टर की प्रिपरेशन में हमें दो चीजें लगती हैं, एक लगता है अल्कोहल और एक लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो विनेगर टाइप की स्मेल है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी मुझे डाउट है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, क्योंकि ये विनेगर सिरका ही होता है और उसी में से ये स्मेल आती है। तो डाउट क्या, मतलब मैं कंफर्म ही हूं कि वो एसिटिक एसिड ही है। ठीक है, चलो आगे पढ़ देते हैं। हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। अच्छा, इस ईस्टर का फॉर्मूला दे दिया उनने C4H8O2। देखो ये ईस्टर है पक्का, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, वो ईस्टर ही हो सकता है, और 4 कार्बन का ईस्टर है। 4 कार्बन का ईस्टर है तो 2 चीजों से बना है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी 2 कार्बन होंगे और इसमें भी 2 कार्बन होंगे। अब तो कंफर्म ही हो चुका है मुझे कि वो एसिटिक एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड में ही 2 कार्बन होते हैं, और अल्कोहल का 2 कार्बन, ये भी मुझे पता चल गया कौन होगा, ये इथेनॉल होगा। देखो ये सिर्फ मैंने ईस्टर से पता कर लिया, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ना। ये कैसे मुझे क्लिक हुआ, मैंने पढ़ रखा है। ईस्टर को बनाने में 2 लोग लगते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में मुझे ईस्टर का फॉर्मूला पता चल गया, 4 कार्बन है, तो मैं समझ गया 2 कार्बन अल्कोहल से, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा NaOH। अच्छा, कॉस्टिक सोडा से भी रिएक्ट कर रहे हो ईस्टर को, Z गिव्स बैक टू द सोडियम सॉल्ट ऑफ एंड द कंपाउंड Y। Z जो है वो सोडियम सॉल्ट दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दे देगा कंपाउंड Y। कंपाउंड Y कहां था, ये था विनेगर वाला। इस रिएक्शन को मैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहता हूं, ये भी मैंने पढ़ रखा है, सपोनिफिकेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, NaOH से रिएक्ट करते हो तो एक बनता आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एक उसका सॉल्ट, एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एंड गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द कंपाउंड Y। ठीक है, तो कंपाउंड Y मिल जाएगा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा। तो दिस इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन होगी, पक्की बात है। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल केमिकल इक्वेशंस। पूरी इक्वेशंस मैं बता देता हूं। अल्कोहल मेरा X है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा Y है, और जो ईस्टर है वो मेरा Z है, ये मेरा Z है। ठीक है, तो मैं पूरी रिएक्शन बता देता हूं, उसके बाद सपोनिफिकेशन भी बता देता हूं। ये समझ में आ गया, ये आंसर मैंने लिख दिया, यही आंसर है। कैसे, बस वो इक्वेशन हमें लिखनी, इलस्ट्रेट करने को बोला ना उन्होंने इक्वेशन, तो वो इक्वेशन और मैं बता देता हूं। चलो देखो, ले लो 2 कार्बन का अल्कोहल ले लो, पहले ईस्टरिफिकेशन बता रहा हूं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलो 2 कार्बन का अल्कोहल इज CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। 2 कार्बन का एसिड जिसमें से विनेगर की स्मेल आ रही है, मतलब वो होगा एसिटिक एसिड, तो CH3COOH।
ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, विनेगर वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में यहां होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब यहां से होगा वाटर का रिमूवल, तो ये पानी को निकाल देंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। कैसे? एसिड से निकलेगा OH और यहां अल्कोहल से निकलेगा H। ऐसे ही होता है। कई लोग सोचते हैं एसिड से निकलता है H, नहीं, एसिड से निकलेगा इस बार OH, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये OH ही निकालेगा। तो इसने निकाला OH और इसने निकाला H। बोलो क्या निकल गया? पानी, वाटर। डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट हो गया क्योंकि इसका काम ही था डिहाइड्रेट करना, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इसका काम था डिहाइड्रेट करना, तो इसने डिहाइड्रेट कर दिया तो पानी निकल गया। अब पानी निकलने के बाद क्या बचा? ये हिस्सा और ये हिस्सा। पहले ये हिस्सा लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट, बॉन्ड OCH2 CH3, OCH2 CH3, ये बन गया आपका इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। तो ये आपका ईस्टर बन गया। तो देखो, ये हो गया आपका X इथेनॉल, ये हो गया आपका Y इथेनोइक एसिड, और ये हो गया आपका Z, यानी कि ईस्टर इथाइल इथेनोएट। हालांकि मैं इसकी एक और रिएक्शन बता देता हूं जो उन्होंने बोली है, वो बोली है कौन सी? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। ईस्टर को उठाया जाएगा भाई, कौन सा ईस्टर बना है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसको उठाकर रिएक्ट करवाते हैं NaOH नाम के बेस से, NaOH नाम के बेस से। तो ये रिएक्ट करवा दिया NaOH नाम के बेस से। अब सुनो, एक बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा? CH3COONA, यहां से ब्रेक होगा, ऊपर माइनस, इस पर प्लस, तो ये Na में क्या होगा? प्लस, और OH पर क्या होगा? माइनस, तो यहां माइनस, तो ये हो जाएगा CH3COO, अच्छा यहां पर ONA ऐसा बनेगा। तो क्या होगा यहां पर? Na प्लस जाएगा इसके माइनस के साथ, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ONA। ये बन गया तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वो बात कर रहे थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैसे बनाइए फिर से देखेंगे। यहां पर क्या हुआ? Na पर प्लस आया, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऊपर माइनस, माइनस प्लस पे जाएगा, मतलब Na प्लस माइनस पर आएगा, तो CH3CONA। ये क्या बचा? CH3CH2 और प्लस है, OH माइनस आएगा, तो क्या बनेगा? CH3CH2OH। ये तुम्हारा बन गया वापस से इथेनॉल। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये वापस से तुम्हारा अल्कोहल भी मिल गया, ये इथेनॉल भी हमें वापस ऑब्टेन होगा। यही पूरी रिएक्शन थी जो हमें बताई गई थी। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे X, Y और Z है, और यही हमें पूरी रिएक्शन में बताया गया है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। पहले ये वाला पार्ट कर लो, ये क्वेश्चन मैंने वैसे यहीं बता दिया था आंसर, वहां पर मैंने रिएक्शंस बताई हैं, X, Y, Z तो यहीं पता चल गया था। ठीक है, तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर मैंने सारी रिएक्शंस बताई हैं, तो अब यहां पर आप स्क्रीनशॉट लोगे पूरा। डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा यहां पर भी ये वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि होगा केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस बेस्ड स्टडी है यहां पर। तो केस बेस्ड क्वेश्चन हमको यहां पर देखना है। इसमें होगा क्या? आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस का डेटा पहले से मिलेगा, या वो पैसेज के फॉर्म में मिलेगा, या वो पॉइंट्स में मिलेंगे, या कोई टेबल बनाकर आपको देंगे, एंड देन उसके बाद देयर विल बी अ फॉलोअप क्वेश्चंस। उस डेटा पर जो आपको बताया गया है, उसके बाद उस पर कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे।
कई बच्चे इसको वो इंग्लिश का अनसीन पैसेज जैसा ट्रीट करते हैं। मैं बता दूं इंग्लिश का अनसीन पैसेज नहीं है। इंग्लिश के अनसीन पैसेज में होता क्या है कि वहां पर आपको हर क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में डायरेक्ट मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा पूरा आंसर। लेकिन यहां पर ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आंसर में तो आपको अपना नॉलेज ही यूज करना है। तो सर फिर क्या मिलेगा थ्योरी पार्ट से? इससे आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन से टॉपिक का किस कंसेप्ट की वो बात कर रहे हैं, और उसके फॉलोअप क्वेश्चन उस कंसेप्ट पर ही आएंगे। तो जस्ट ये जो डेटा आपको मिलता है केस बेस्ड क्वेश्चंस में, स्टार्टिंग में पैसेज के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में, वो सिर्फ आपको उस कंसेप्ट के बारे में बताते हैं, उस कंसेप्ट का नॉलेज देते हैं कि ये वो कंसेप्ट है जिस पर आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें लाइन बाय लाइन आपको आंसर नहीं मिलता है। आंसर आपको आपके दिमाग से मिलेगा, आपकी नॉलेज से मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज दैट हिंट्स शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। अच्छा, क्विज मास्टर ने क्विज में ये हिंट्स दी हुई है। पहला दिया है सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। सब्सटेंस सी जो है वो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, तो कहीं ना कहीं ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जनरली एसिटिक एसिड होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये ऐसा मैं मानकर चल लेता हूं। ठीक है, C has 2 कार्बन एटम, C is obtained by the reaction of A in the presence of, अच्छा सब्सटेंस C की बात कर रहे हैं, C के पास 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है तो फिर ये एसिटिक एसिड होगा जिसकी अभी हमने बात करी। C is obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate। ओहो, पोटेशियम परमैंगनेट मुझे मालूम है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पता होना चाहिए। देखो नॉलेज से मिल रहा है भाई। KMnO4 वो भी एसिडिक मीडियम का, तो ये 100% बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब A को ऑक्सीडाइज करके हमें वो एसिड मिल रहा है, A को ऑक्सीडाइज करके हमें वो एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो A 100% अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल को ही अगर बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज करोगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो वो एसिड देगा लास्ट प्रोडक्ट चेन का। ठीक है, तो अल्कोहल ही होता है जो KMnO4 एसिडिक मीडियम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है अल्कोहल के साथ। तो ये अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसको अल्कोहल, वो अल्कलाइन जो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये अल्कोहल है मेरा A, और C मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी 2 कार्बन का। मिसयूज ऑफ A इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मीथेनॉल। 100% A इथेनॉल है, A के पास भी 2 कार्बन है और A इथेनॉल है, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां अल्कोहल एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन वहां क्या हो, वहां के वर्कर्स उसको पी ना डाले, क्योंकि इथेनॉल तो आपका वही होती है पीने वाली, हाँ शराब दारू जो भी बोलना हो, तो वो मिसयूज ना करे, इसलिए उसमें मीथेनॉल डालकर उसको मतलब उसको आप पॉइजन टाइप का कन्वर्ट कर देते हो। तो वो क्या बन जाता है, वो आपका पॉइजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मीथेनॉल डालकर उसको पॉइजन बना देते हैं। किसको? इथेनॉल को। ठीक है, तो वो मीथेनॉल में इथेनॉल ऐड कर देते हैं, बेंजीन और पिरिडीन भी ऐड कर देते हैं A में। ठीक है ना, तो इथेनॉल है वो A। F is formed on heating A in the presence of concentrated sulfuric acid। F फॉर्म होगा अगर A को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी को निकाल लेगा, वाटर को रिमूव कराएगा, तो वाटर को रिमूव कराएगा तो अल्कोहल, इथेनॉल से पानी निकलेगा तो F बनेगा, इथेनॉल से पानी निकलेगा तो इथीन बनता है, इथेनॉल से पानी बनेगा तो पानी निकलेगा तो इथीन बनेगा, इथीन है F हमारा। ठीक है, ये मैं भी नॉलेज से बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, F reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium catalyst। F को फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन डबल बॉन्ड, उसको अगर हाइड्रोजन गैस दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट, तो वो वापस से इथेन बन जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। ये जो क्विज मास्टर ने मेरे को हिंट्स दिए थे, मैंने उसके बेसिस पर कुछ चीजें बना ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Based on the above hints, answer the following questions. Give the IUPAC names of A and F। पहले मैं A और F के लिए सारी चीजें बता दूं तुमको। ठीक है, तो मैं बताता हुआ चलता हूं। पहला यहां समझेंगे,
ए जो था वो इथेनॉल था, CH3CH2OH, इसको मैं इथेनॉल कहता हूं, ये मेरा ए है। इसको क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट, सॉरी एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम H+, तो ये अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इट बिकम CH3COH, ये बन जाएगा मेरा इथेनोइक एसिड, ये हो गया मेरा C। ठीक है, ए और सी का मैंने जिक्र कर दिया था, ए और सी मेरे को पता चल गया था क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये होगा। उसके बाद मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मीथेनॉल, तो ए 100% इथेनॉल है, ये भी पता चल गया। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब एफ फॉर्म कर लेते हैं, ए को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करो, CH3, देखो CH3 को मैं लिख देता हूं CH2H, क्यों लिख रहा हूं भी बता रहा हूं, और ये CH2OH, ये मेरा ए है, इथेनॉल, ये मेरा ए है, इसको मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट कर रहा हूं, क्या होगा पता है, वाटर निकलेगा क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका काम है डिहाइड्रेट करना, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी को निकालना, पानी में चाहिए दो चीजें, एक H और एक OH, एक H और एक OH, तो H निकल गया, OH निकल गया, एक बॉन्ड इस पर फ्री, एक बॉन्ड इस पर फ्री, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां क्या बनेगा देखेंगे, CH2, ये H निकालना था इसलिए मैंने H को अलग लिखा था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 तो था ही, अब एक एक बॉन्ड फ्री, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया तुम्हारा इथीन, जिसको वो बोल रहे हैं F, ये हो गया इथीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड लास्ट उन्होंने क्या बोला है, F reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium catalyst, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है F, इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया, देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया, तो ये मेरे पास है इथीन CH2, तीसरी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था मेरा इथीन, इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया, ईदर विद द कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल, ठीक है, तो ये H क्या करेगा, इस पर ऐड होगा, इस पर ऐड होगा और डबल बॉन्ड को खत्म कर देगा, मतलब अनसैचुरेटेड से हो जाएगा सैचुरेटेड इथेन, ये हो गया मेरा इथेन। ठीक है, इसका कोई अल्फाबेट नहीं दिया, ये सिंपल मैंने इथेन रखा है। ठीक है, तो पूरा हिंट में क्या मेरे को बताया गया है वो मैंने पूरी तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं। पहला लिखा है गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F। IUPAC नेम ऑफ A एंड F, A इज इथेनॉल एंड F इज इथेन, सॉरी F इज इथीन। ठीक है, तो A इज इथेनॉल, IUPAC नेम है, एंड F इज इथीन। ठीक है, ये हो गया CH3CH2OH और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहला पार्ट कंप्लीट। B, illustrate with the help of chemical equations the changes taking place between AC and AF। AC और AF के केमिकल चेंजेस आपको बताने हैं। तो A और C का ये बन गया आपका, और A और F का ये बन गया आपका। A और C का ये केमिकल चेंज है, ये वाला पहला वाला है, और ये वाला A और F का दूसरा वाला है, ये दोनों चेंजेस है। तो दोनों मैंने पहले ही बता दिए। और नेम द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन स्टेप 2 एंड स्टेप 5, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, C has 2 carbons, C is obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate by acidification। ये रहा एसिडिफिकेशन, ये रहा स्टेप 2 जो वहां हिंट में बोला गया है। स्टेप 5 में क्या बोला गया है, स्टेप 5 में बोला गया है F reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium catalyst। ये जो लास्ट वाली है, ये वाला पार्ट जो है, ये है मेरा स्टेप 5। मैंने पहले इसलिए सब कुछ लिख लिया था। समझ आया? देखा चीजें कितनी आसान हो गई। मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आंसर निकाल के बैठे कि वो क्या ही पूछेंगे, इन्हीं में से पूछेंगे, क्योंकि यही सब हिंट में दिया था कि ये सब हो रहा है। मैंने जो जो हो रहा है वो लिख लिया। क्लियर हो गया? इसलिए कहते हैं जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे
तो हमें समझ में आता जाएगा, तो हम तुरंत उस आंसर को, सॉल्यूशन को फ्रेम करना भी स्टार्ट कर दें। ये सोचते हैं कि पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ ले फिर आंसर करेंगे, नहीं, अब रफ में एटलीस्ट पेन पेंसिल चलाना चालू कर दो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो 70-80% क्वेश्चन पढ़ने जब आप खत्म कर दोगे, पढ़ना जब खत्म कर दोगे, तभी आपका सॉल्यूशन 80% आ चुका होगा। बस फिर 20% आपको वर्कआउट करना है कि कौन सी चीज कहां पूछी गई, उसको मार्क कर लो बस। 80%, 70-80% आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये था लास्ट क्वेश्चन हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर का। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर मैंने पूरी रिएक्शंस बताई हैं प्रॉपर ढंग से। ठीक है, तो ये था भैया हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग जो सीबीएसई ने इशू किया था 23-24 यानी कि इस सेशन के लिए, यानी कि जो बच्चे अब बस कुछ महीनों के बाद बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्विंग था, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए, बहुत सारा नॉलेजेबल थ्योरी मिला जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो। दूसरा, आपको यह पता चला कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस, किस कंसेप्ट पे, किस लॉजिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरा, आपको यह पता चला कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज, कितना मार्किंग है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करता है बच्चों। इसलिए कभी भी सैंपल पेपर को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत करिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी। इसलिए इनका सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं कि जो सीबीएसई ने इशू करे, आपको और कहीं से भी किसी पब्लिशर के सैंपल पेपर्स मिलते हैं, आपको कहीं से भी किसी का मॉक टेस्ट पेपर मिलता है। इनफैक्ट डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का भी खुद का एक सैंपल पेपर है 10th के लिए, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जहां से आपको पेपर मिलता है आप सॉल्व करें। आखिरी 2 महीने में आपको यही प्रिपरेशन देखनी है कि आप कितने सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, क्योंकि जितने आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतना पुख्ता आपकी तैयारी होती जाएगी आपके फाइनल एग्जाम के लिए, उतनी स्ट्रांग तैयारी होगी। एंड काउंट ऑन में आपके मार्क्स में 10 से 15 नंबर का डिफरेंस कम से कम वो लेकर आएंगे। मतलब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सॉल्व मत करो, सिर्फ पढ़ो और बेसिक क्वेश्चंस लगा लो, या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर भी लगा लो, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 से 15 मार्क्स का हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता 10 से 15 मार्क्स आप लूज करो, इसलिए जितना हो सके आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। बाकी मेरा जो प्रॉमिस स्टार्टिंग में इस वीडियो के कहा था कि अब आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट वीडियोस मिलेंगे 9th और 10th क्लास दोनों के लिए। 11th एंड 12th क्लास के लिए पेशेंस थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोगों को 11th और 12th क्लास को भी कैटर करता है, लेकिन उनका एक टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग पूरा स्केड्यूल आपको देंगे। ठीक है, तब तक हो सके जितना हो सके इस सेशन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल का लिंक लोगों तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।